अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई जून 2025 का पेपर 51। 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके खत्म करें। आ जाते हैं भाई पहले सवाल पे टाइम ज़ाया किए बगैर। द masses of bags of rice made by a company are normally distributed with mean mu and standard deviation 0.14. अच्छा जी। The probability that the mass of a randomly chosen bag of this rice is less than 1.48 इज 0.22। ठीक है। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है हमारा। ठीक है। पैरामीटर्स जो गिवन है वो लिख लें पहले। म्यू कॉमा 0.14 का स्क्वायर। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट द मास ऑफ रैंडमली चोजन बैग ऑफ दिस राइस इज लेस देन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 1.48 इज 0.22। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। अब आप लोग करोगे क्या? पहले तो ये डिसाइड करोगे ये 1.48 मीन से पीछे मीन से आगे। चलो भाई, अब ये डिसाइड कर लेते हैं कैसे। भाई 1.48 से पीछे की जो प्रोबेबिलिटी है, 1.48 से पीछे की प्रोबेबिलिटी है 0.22। सही है। ये है हमारी 0.22। मुझे, अगर मैंने बेटा 1.48 मीन से आगे रखा होता तो उससे पीछे का एरिया कभी भी यार 0.5 से छोटा नहीं होता। डेफिनेटली 1.48 मीन से पीछे है, तभी तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है। अब इस पे जो करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू होगी वो होगी -a। तो क्या मैं आप लोग के आगे ये बात कह सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग लेस देन -a इज 0.22। अब भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग लेस देन -a है। हमें पता है लेस देन -a की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है किसके? ग्रेटर देन पॉजिटिव ए के। सही है। पॉजिटिव ए के, जेड। सही है। और ग्रेटर देन पॉजिटिव ए किसके बराबर होता है? 1 - z बीइंग लेस देन ए। क्योंकि देखो हमारी जनरलाइज फॉर्म तो इस तरह से चलती है, ये के बिना 0.22। तो अब मैं ये बात कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन ए इज इक्वल टू 1 - 0.22। बेटा अगर आपको a चाहिए, a विल बी इक्वल टू फाइ इनवर्स ऑफ 1 - 0.22। क्या आता है? दैट इज 0.78। प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब हमें ए चाहिए भाई। ये वैल्यू ए क्या आ जाएगी? हमने फौरन से टेबल खोला, 0.78 है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आप ये नहीं, ये देखना है कि 0.78 से जस्ट पहले वाली वैल्यू कहाँ पे है। भाई 0.78 से जस्ट पहले वाली वैल्यू ये रही, 7794। तो ये कब आ रहा है? 0.77। बेटा इसमें 6 ऐड करूंगा तो 7 8 हो जाएगा। 6 कहाँ पे ऐड हो रहा है? 2 पे। तो 0.772, 0.772 आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया 0.772। अब यार ये आ गई, लेकिन आपको पता है ए तो नेगेटिव था, तो आपने इसका नेगेटिव साइन दे दिया। अब यार ये जेड वैल्यू निकलती किस तरह है? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी भाई? 1.48 थी। माइनस मीन विच इज अननोन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज 0.14 इज इक्वल टू -0.772। अब बेटा हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा? 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.772, ये आ रहा है 0.10। और ये नेगेटिव है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, +1.48। तो बेटा आपके पास म्यू आ रहा है 1.588। 1.588। तो आपने म्यू लिख दिया बेटा 1.59। दैट्स इट, कहानी खत्म। 3 नंबर आपको ऐसे ही मिल गए आराम से। अब ये पहला सवाल हो गया भाई, 3 नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड कैंगरू इन विच 2 A's आर टुगेदर एंड 2 O's आर नॉट टुगेदर। 2 A साथ हैं और 2 O साथ नहीं है।
तो बेटा जब भी ऐसा सवाल आता है रिपीटेड अल्फाबेट वाला, मैं पहले रिपीटेड अल्फाबेट्स लिख लेता हूँ। रिपीटेड अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास? दो ए हैं, दो ओ हैं, फिर के है, फिर एन है, फिर जी है, फिर आर है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ हो गए। अब जरा सवाल की डिमांड पे आते हैं। इन विच द टू एज आर टुगेदर, यानी कि दो ए का एक यूनिट बन गया भाई, एंड टू ओज आर नॉट टुगेदर। भाई दो चीजें अगर साथ नहीं है, यानी कि दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, जब भी सेपरेटेड हो तो मैं गैप मेथड की तरफ जाता हूँ। तो मैंने रिमेनिंग अल्फाबेट्स लिखे, डबल ए के बाद, डबल ए एक यूनिट है, बाकी क्या लिखा? के एन जी आर। मेरे पास यूनिट्स कितने हो गए भाई? एक दो तीन चार पाँच, ये पांच यूनिट कैसे अरेंज होंगे? फाइव फैक्टोरियल वेज से। ये पांच यूनिट्स अरेंज होंगे फाइव फैक्टोरियल वेज में, और इन पांच यूनिट्स में दो ए थे, तो इसलिए लिख दिया टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। ऑल दो नहीं भी लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल ए आपस में अरेंज तो ऐसे ही होगा। अब देखो, एज ने सेपरेटेड आना है, यानी कि इनके बीच के गैप्स में आएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। देर आर बेसिकली सिक्स गैप्स इन बिटवीन दीज फाइव यूनिट्स। तो आपने क्या करा? छह में से एक गैप में एक ओ आ गया, पांच में से एक गैप में एक और ओ आ गया, लेकिन दोनों ओ आइडेंटिकल हैं। तो वो आइडेंटिकल है तो वो डिवाइड होंगे भाई कितने से? टू फैक्टोरियल से। सही है। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? फाइव फैक्टोरियल इंटू सिक्स इंटू फाइव डिवाइड बाई टू, 1800 इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें फिर एक वाला भी तरीका होता है बेटा, टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस बोथ बीइंग टुगेदर, वो भी मैं कर सकता था। खैर, अब हम लोग एक काम करते हैं छोटा सा और। एट फेयर A fair eight-sided dice has faces labeled KANGAROO. The dice is rolled repeatedly. Find the probability that fewer than six rolls of this dice are required to obtain an A. अच्छा बेटा, हमारे पास एक डाइस है जिसमें पूरा कैंगरू लिखा हुआ है, एक डाइस है जिसमें पूरा कैंगरू है। अच्छा, हमारा डिजायर्ड क्या है? कि ए आए, पहली बार ही ए आए फ्यूअर देन सिक्स रोल्स में। तो ये तो एक तरह से ज्योमेट्रिक हो गया बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? भाई दो बार ए आ रहा है आउट ऑफ एट, तो वन बाय फोर। तो ये एक तरह से हमारा पी हो गया वन बाय फोर, क्यू हो गया थ्री बाय फोर। क्वेश्चन में इन्होंने डिमांड क्या करी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन सिक्स रोल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ दिस डाइस टू ऑब्टेन एन ए। पहली बार ए के लिए फ्यूअर देन सिक्स रो चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो, ये डेटा हो गया ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, वन बाय फोर मेरा डिजायर्ड है, फ्यूअर देन सिक्स रोल्स चाहिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस क्यू की पावर फाइव, विच इज वन माइनस थ्री बाय फोर की पावर फाइव। तो बेटा ये आपके पास आएगा वन माइनस बाय फोर, थ्री बाय फोर की पावर फाइव। तो ये आ रहा है 781/1024। ये आपका आंसर आ गया। फिर इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ए इज ऑब्टेन्ड ऑन द सिक्स रोल ऑफ द डाइस। दूसरा ए आ रहा है सिक्स रोल पे। देखो इसका मतलब ये है कि जो पिछले पांच रोल थे उनमें एक बार ए आए, ये नहीं पता कि कौन से टाइम में आए, लेकिन पिछले पांच में एक बार आया। तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं भाई। इसको हम कहते हैं इनिशियल फाइव टॉसेस एंड सक्सेस ऑन सिक्स्थ टॉस। ठीक है भाई। अब अगर इनिशियल फाइव टॉसेस की बात करूं, पांच टॉसेस हुए थे, पांच में से एक बार सक्सेसफुल हुआ मैं। सक्सेसफुल होना वन बाय फोर की पावर वन,
और ये हो गया 3/4 की पावर, 4 बार फेल हुए। और फिर बेटा छठे टॉस पे दोबारा हमारे पास ए आ जाए विच इज 1/4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 3/4 की पावर 4 इंटू 0.25 विच इज 405 अपॉन 4096, 405 अपॉन 4096। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है सर ये वाला मेथड नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है। देखो, इनिशियल 5 टॉसेस में एक बार आया, 5 टॉसेस में एक बार आने का क्या मतलब है? कि भाई एक बार सक्सेसफुल हुआ होगा इनिशियल 5 में, और 4 बार फेल हुआ होगा, और फिर सक्सेसफुल हुआ है छठे में भी। लेकिन इसमें हमारे पास पोजीशन बताई भी नहीं है कि कौन सी पोजीशन है, व्हेन। तो ये अरेंज हो सकता है, पी एंड 4 क्यूज कैन बी अरेंज्ड। कैसे अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1/4 इंटू 3/4 की पावर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया इनिशियल 5 थ्रो में से किसी एक बार ही सक्सेसफुल होना, और छठी थ्रो में तो दूसरी बार आ रहा है विच इज 1/4। ट्रस्ट मी, इसका भी आंसर बेटा यही आएगा, 405 अपॉन 4096। अब मेरा मशवरा है, जो भी मेथड आपको बेहतर लगे गो फॉर इट। मुझे पर्सनली ये इसलिए अच्छा लगा कि भाई मैंने पहले बायनॉमियल लगा दिया और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया छठे की। ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो, दोनों कैमरे वाले किसी पे कोई मसला नहीं करेंगे, आंसर लेकिन आपका यही आएगा दोनों से। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है लास्ट संडे टीम ऑफ रनर्स टुक पार्ट इन अ चैरिटी इवेंट। ठीक है भाई। The time taken in seconds to run 50 meter was recorded correct to 1 decimal place. ठीक है भाई। For each runner, the times recorded for 11 runners of from each of the gulls and the herons are shown in the table. ठीक है भाई, दोनों रनर्स दे दिए, 1 डेसिमल में दिया है। ओके, ड्रॉ अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। बैक टू बैक यानी कि बीच में आपके पास स्टेम आ जाएगी, दोनों तरफ लीफ होंगे। टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद गुल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बता दिए गुल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अब इसका बेटा पता है मतलब क्या है? बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ बनाना है आपने, ये आपने बनाया बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। सही है। यहां पे आप फौरन से फिर हेडिंग दे दोगे गुल्स, और फिर यहाँ पे आप दे दोगे हेडिंग हीरोन्स। अच्छा, अब पता है बात क्या है? आप सबसे पहले सबसे छोटा टाइम देखो, सबसे छोटा टाइम 7, दोनों डेटा में कंपेयर करना। चलो भाई, सबसे छोटा टाइम है ही 7.9, तो आपने स्टेम में रख दिया 7। स्टेम में बेटा याद रखना, स्टेम में एक डिजिट भी रख सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी। स्टेम में हम जितने चाहे डिजिट्स रख सकते हैं। लीफ में हमेशा एक वैल्यू को एक डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेम एंड लीफ का रूल है। 7, फिर उसके बाद बेटा 8 सेकंड की भी कुछ वैल्यूज हैं, फिर बेटा 9 सेकंड की भी कुछ वैल्यूज हैं, 10 सेकंड की भी कुछ वैल्यूज हैं, 11 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है। चलो, 11 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं बेटा, जिस जिसको मैं फिल करता जाऊं मैं उसको मिटाता जाऊंगा, और असेंडिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। गोल्स की सबसे छोटी वैल्यू थी 7.9, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। फिर 7 की यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है। 8 पे देखते हैं, 8 की यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 2, 3, 6, 6, 8। चलो भाई, 2, 3, 6, 6, 8। चलो, 9 के लिए क्या है? 2, 7, 8। ओके, फिर 10 पे क्या है? 0 एंड 4। चलो, आपने हर एक के एंड पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 5, फिर 3,
फिर 2। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई है? 11। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी 11 है। अब आ जाए हिरॉन्स पे। हिरॉन्स पे 7 की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यूज किसकी हैं हिरॉन्स पे? 8.1 है, 8.3 है, 1 है, 3 है, फिर 5 है। चलो, फिर अब 9 पे देखते हैं 9 की क्या क्या है। 2, 3, 2, 3, फिर अच्छा बेटा एक रह गई 8 की। यहाँ पे 8.7 भी तो है। देख रहे हो, मैं इसलिए बेटा कैंसिल करता जा रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। 2, 3, फिर 9 की और क्या है? 2 हो गई, 3 हो गई, 5, फिर है 7, फिर है एक 9 और एक और 9। 2 बार 9 है। ओके। 10 पे कितनी है? खाली एक ही है, 8। तो भाई इनकी भी फ्रीक्वेंसीज आपने लिख दी। सबसे पहले कॉलम में तो इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी 0 है, दूसरे कॉलम में 4 है, तीसरी रो में 3 3 6 6 है, और यहाँ पे 1 है। अभी भी बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई 11। चलो, अब ये बात हो गई, हमारा बैक टू बैक बन गया। लेकिन याद रखना, मार्क्स आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक बेटा आप लोग इसके साथ ये वाली हरकत ना कर दें, ये की ना लिखें। की लिखेंगे अब आप कोई सी भी ऐसी चीज उठा लो जो दोनों साइड पे हो, जैसे कि 8 है ना, 8 पे नंबर दोनों साइड पे है। तो आपने लिखा 8 स्लैश, राइट हैंड साइड पे हीरोन्स है, मैंने इसकी वैल्यू 3 उठा ली, ये वाली, और यहां मैंने 6 उठा ली। कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 6/8/3 रिप्रेजेंट्स 8.3 सेकेंड्स है। हाँ, 8.3 seconds for heron and 8.6 seconds for gulls। ठीक है भाई, ये वाली कहानी आपकी खत्म हो गई, की भी आ गई। इसके बाद फाइंड द मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज ऑफ द टाइम्स ऑफ द रनर्स फ्रॉम द गुल। मीडियन और इंटरकोटाइल रेंज चाहिए गुल का। देखो बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 है। 11 इज एन ऑड नंबर, तो मिडिल पोजीशन भी एक ही आएगी फॉर मीडियन। आप लोग पहले तो मिडिल पोजीशन निकालोगे भाई। 11+1/2। जब भी ऑड नंबर होता है तो बेटा n+1/2 करते हैं। जब भी इवन नंबर होता है तो दो मिडिल पोजीशन होती है, n/2 एंड n+2/2। लेकिन यहाँ पे ऑड है तो मैं ऑड के हिसाब से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6 पोजीशन। बेटा अब 6 पोजीशन में मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। 6 पोजीशन पे आपके पास लिखा है 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशन ये रही हमारी। तो 8.8 सेकेंड है Q2, 8.8 सेकेंड्स, Q2 आ गया। फिर इन्होंने कहा इंटरकोटाइल रेंज। भाई इंटरकोटाइल रेंज के लिए आपको Q1 और Q3 चाहिए। अब मैं कहता हूँ Q1। भाई देखो, Q1 होता है लोअर कोटाइल, लोअर कोटाइल होता है मीडियन का भी मीडियन। अब इसका क्या मतलब हो गया कि भाई इससे पीछे कितनी वैल्यूज हैं? इससे पीछे बेटा 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। 5 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए आप क्या करते हैं? 5+1/2, विच इज द थर्ड पोजिशन। थर्ड पोजिशन में बेटा Q1 है। तो Q1 आपका क्या आ रहा है? थर्ड पोजिशन वाला 1 2 एंड देन 3। 8.3 आ गया। 8.3 सेकेंड। फिर हम बात करते हैं बेटा अपर कोटाइल की Q3। मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि भाई मीडियन से जितनी वैल्यूज पीछे जा रहे हो, जितनी पोजीशंस, उतनी पोजीशंस आगे चले जाओ अपर कोटाइल के लिए। यहां से मैं पीछे कितना गया? 1
दो, थर्ड थी, अब आगे भी जाऊंगा, एक, दो, थर्ड ये रही, तो 9.8 हो गया अपर कोटाइल, Q3 डायरेक्टली आगे क्या, 9.8। सही है मेरा बच्चा। अब आपके पास Q3 आ गया है अगर 9.8 सेकेंड, तो आपके इंटर कोटाइल रेंज, इन्होंने इंटर कोटाइल मांगी है भाई, IQR will be equal to 9.8 minus 8.3, which is 9.8 minus 0.3, which is 1.5। तो बेटा इंटर कोटाइल रेंज 1.5 सेकेंड, यहां पे जाके ये भी आंसर आ गया। अब बेटा यहां पे जब आप लोग आ गए, इसके बाद आपको देखने होंगे इसके और कोई पार्ट, अरे अभी और भी पार्ट हैं इसके, मुझे लगा था पार्ट खत्म। Two other teams of runners, the Eagles and the Swift, also took part in the event. Okay, the recorded times in seconds of for 20 runners from the Eagles and 30 runners from the Swift are X and Y. अच्छा जी, ईगल्स एक्स है, एक्स है, स्विफ्ट वाई है, ठीक है। अच्छा, दोनों का काउंट भी अलग अलग है। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है, इट इज गिवन दैट सबमिशन ऑफ एक्स, यानी कि 20 रनर्स के टाइम का एडिशन जब करा तो ये आया, और मीन ऑफ वाई इज दिस, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय ऑल 50 रनर, पूरे 50 रनर्स की बात करो। देखो एक काम करते हैं, तो मुझे तो पूरे 50 रनर्स का सम चाहिए ना, मीन ऑफ वाई है मेरे पास। बेटा देखो, मीन ऑफ वाई कैसे निकलेगा, मीन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ वाई ओवर एन, मीन निकला है 8.4, सबमिशन ऑफ वाई मुझे नहीं पता, लेकिन रनर्स हैं कितने हमारे पास, वाई के 30 हैं, तो बेटा सबमिशन ऑफ वाई will be equal to 30 into 8.4, which is 252। 252 आ गया सबमिशन ऑफ वाई। अब एक बात बताएं, आपके सबमिशन ऑफ वाई आ गया है, आपके सबमिशन ऑफ एक्स आ गया है, ठीक है मेरा बच्चा। तो आपके टोटल सबमिशन कितना आ जाएगा, एक्स और वाई का मिला के, मैं इसको टी कह देता हूँ, विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स प्लस सबमिशन ऑफ वाई, विच इज 175 प्लस 252, 75, तो आ रहा है 427। अरे यार टोटल मीन टाइम चाहिए ना, मीन टाइम आपका क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ टी ओवर एन विच इज 50, यानी 427/50 डिवाइड बाय 50, दैट इज 8.54। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, मीन टाइम 8.54 सेकेंड। चलो जी, मीन टाइम भी आ गया, 2 नंबर दे दिए। फिर उसके बाद इट इज गिवन दैट सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यार जो हमारे ईगल्स है ना, उनके सारे रनर्स के टाइम भी थे, उनके समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया, टाइम्स के स्क्वायर का सम भी आ गया। इट इज ऑल्सो नोन दैट द स्टैंड डिवीजन ऑफ ऑल 50 रनर्स इज दिस, पूरे 50 रनर्स का दे दिया है। ओके, इसकी वैल्यू निकालो। देखो पहली बात ये कि अगर मुझे पूरे 50 रनर्स की स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, स्टैंड डिवीजन ऑफ 50 रनर्स, यार इसका मतलब क्या है, टोटल की स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये कैसे आती है बेटा, समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन माइनस टोटल का मीन जो है। अरे भाई स्टैंड डिवीजन इन्होंने दी कितनी आपको, 1.38, और ये आ जाएगा समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन, क्या है 50 रनर्स है, माइनस 8.54 का स्क्वायर। तो बेटा समेशन ऑफ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.38 का स्क्वायर प्लस 8.54 का स्क्वायर into 50, that is 3754
41.8 समेशन ऑफ टी स्क्वायर आ गया। देखो जब आपके समेशन ऑफ टी स्क्वायर आ गया, ये आना किस तरह से था? देखो समेशन ऑफ टी स्क्वायर आना था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब भाई समेशन ऑफ टी स्क्वायर है 3741.8, समेशन ऑफ टी स्क्वायर है 1823.0, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है आपके समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस कर दो यार, -1823। तो ये आ रहा है बेटा 1918.8, 1918.8। खत्म हो गई बात। ये आपका इसका सीधा सीधा आंसर आ गया। अगला पार्ट तो अच्छा, चलो अगला पार्ट नहीं है शुक्र है इसमें, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एज्यूम मीन का भी एक आसान वाले कॉन्सेप्ट का सवाल था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं। एवरी सैटरडे अ पर्टिकुलर कम्युनिटी होल्ड्स अ पजल इवेंट टू रेज मनी फॉर अ न्यू लेजर सेंटर। कंपेटिटर्स अटेम्प्ट टू सॉल्व अ पजल एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है भाई, हर सैटरडे कम्युनिटी जो है पजल इवेंट कर रही है टू रेज मनी फॉर लेजर सेंटर। कंपेटिटर्स अटेम्प्ट टू सॉल्व अ पजल एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट सैटरडे 600 competitors took part. ठीक है, the times taken to complete the puzzle were normally distributed with mean this and standard deviation this. ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। How many competitors would you expect to have times within 1 to okay, perfect. How many competitors would you expect to have times within 1.2 minutes of the mean? Within 1.2 minutes of the mean का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि भाई मीन प्लस माइनस 1.2, विच मीन्स 32.4 प्लस माइनस 1.2। तो एक बार आप 32.4 में से माइनस करें 1.2, दैट इज 31.2 से लेकर 32.4 प्लस 1.2, दैट इज 33.6। अब इस टाइम के दौरान कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? पहले तो मैं भाई पार्टिसिपेंट निकालने से पहले पहले मुझे इस टाइम के बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो भाई अगर मुझे इसके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, देखो हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। मीन है हमारा, अल्लाह वाला करे 32.4। देखो ना, डेटा तो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मीन था 32.4, स्टैंडर्ड डिवीजन थी 2.5, मीन कॉमा वेरिएंस लिखते हैं। तो भाई विद इन 1.2 तो ये आ गया 33.6 एंड 31.2। अब ये चीज आ गई है, मुझे पहले तो यार विद इन है ना, तो ये वाला पहले तो प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। अब अगर मैं बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊं तो इसकी करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालूंगा मैं पहले। तो भाई इसकी जेड वैल्यूज कैसे निकलेंगी? बेटा ये आएगी आपके पास 31.2 माइनस 32.4 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर ये आएगी 33.6 माइनस 32.4 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आ गई। अब मुझे इन दोनों के बीच की जेड वैल्यू अगर चाहिए, तो जेड बीइंग ग्रेटर देन 31.2 माइनस 32.4 डिवाइड बाय 2.5, तो बेटा ये आ रहा है -0.48। 33.6 माइनस ये भी आ जाएगा 0.48। भाई जेड की दोनों वैल्यूज आ गई, 0.48 और -0.48। यहाँ पे तो जेड वैल्यू जीरो होती है। अब यार इसका तो आपको तरीका बड़ा बेसिक सा है, पता ही होगा। जेड बीइंग लेस देन 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग लेस देन -0.48। भाई ये तो हो गया फाइव ऑफ 0.48 माइनस, जितना माइनस से पीछे का होता है वो प्लस से आगे के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0.48। तो ये बन रहा है 2 टाइम्स फाइव ऑफ 0.48
-1। तो बेटा 0.48 पे आपने देखा, 0.4 और 8, 0.6844, 0.6844 -1। तो ये आ जाएगा बेटा 2 × 0.6844 -1, तो ये आ रहा है 0.3688। तो बेटा ये आ जाएगा 0.369। किसकी आ जाएगी? विद इन, अरे यार ये तो बल्कि इन्होंने तो काउंट मांगा है यहाँ पे। नंबर ऑफ पीपल क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? पहले तो प्रोबेबिलिटी आई और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने? 600, यानी कि n × p करते हैं हम लोग। 600 इंटू 0.3688 इंटू 600 कर दो, तो ये आ रहा है 221.28। तो बेटा नंबर ऑफ कंपैटिटर्स आपके क्या आ जाएंगे? 221। खत्म हो गई बात, जो विद इन 1.2 मिनट्स ऑफ द मीन सॉल्व करे होंगे पजल। इसके बाद इन्होंने क्या बात कह दी है? इन दिस सैटरडेज इवेंट 60% ऑफ द कंपैटिटर्स हैड टाइम लेस देन 36 मिनट्स। बेटा इस सैटरडे वाले इवेंट में 60% कंपैटिटर्स का टाइम था लेस देन 36 मिनट। ठीक है भाई। 9 competitors who took part in the Saturday's events are selected at random. Randomly 9 बंदे उठा लिए। इंसान है, डिस्क्रीट होते हैं इंसान। Find the probability that at least 2 and fewer than 8 of these competitors had time less than 36। मेरे डिजायर्ड बंदे वो हैं जिनका टाइम लेस देन 36 मिनट है, और लेस देन 36 मिनट की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो डेफिनेटली क्यू क्या हो गया? 0.4। बंदे कितने हैं? 9 हैं। तो मेरा डेटा बायनॉमिली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बंदों की बात हो रही है, n, p। मेरे डिजायर्ड बंदों की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। इन्होंने कहा एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, कम अज कम 2, एंड फ्योर देन 8, लेकिन 8 से कम। अच्छा जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 8। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो कर लेते हैं, वैसे ख्वारी हो जाएगी। 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बार लगाना पड़ेगा बायनॉमियल। चलो, वैसे मैं इससे आसान अप्रोच देता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7। यार इससे बेहतर ये नहीं है? 1 में से माइनस कर दो, क्या? 0, 1, 8 एंड 9, ये 4 माइनस कर दो। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 - probability of x being equal to 0, 1, 8 एंड 9। यहाँ पे से 4 बार बायनॉमियल लगाना पड़ेगा। दोनों से कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो बेटा मैंने क्या करा, मैं 0, 1, 8, 9 से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये अब क्या आएगा? 1 - ये आ जाएगा बेटा 9c0, 0.6 की पावर 0, 0.4 की पावर 9, 9c1, 0.6 की पावर 1, 0.4 की पावर 8, प्लस 9c8, 0.6 की पावर 8, 0.4 की पावर 1, 9c9, 0.6 की पावर 9, 0.84 की पावर 0। तो भाई ये क्या आ जाएगा? 1 - बेटा मैं कैलकुलेटर में भी डाल सकता हूँ, या तो फिर मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना सिखाया है बायनॉमियल के लिए। वो कैसे? आप गए सीधे सीधे कैलकुलेटर पे, यूज कैलकुलेटर। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाले में ही ऑप्शन है भाई। मेन्यू पे गए आप लोग, ऑन करा। अब आप गए मेन्यू पे, फिर आपने 7 दबाया। इसमें एक ऑप्शन है बायनॉमियल पीडी का, यानी कि बायनॉमियल किसी एक पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन। 4 दबा दिया।
किस किस पे चाहिए आपको? 0 पे चाहिए, 1 पे चाहिए, 8 पे और 9 पे चाहिए। वेरिएबल है ना ये, 2 दबा दिया। एक्स की वैल्यू आपको 0 पे चाहिए। टोटल काउंट कितना था? 9 था। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.6 थी। तो 0 पे आ रहा है 0.0002, 0.002621, 621 प्लस 2621। फिर आपने देखना है किस पे? 1 पे। एक्स की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है? 0.00354, 354। फिर बेटा 8 पे देखना है हमने, 2 पे, सॉरी 8 पे। 8 पे क्या आ रही है? 0.0605, 0.0605। फिर आपने देखना है 9 पे। 9 पे है 0.01 डबल 0.0101। सही है। अब भाई ये हमारे पास क्या आ रहा है? हाँ, 0.123261 प्लस 0.00354 प्लस 0.0605 प्लस 0.0101। 1 में से माइनस कर दो तो बेटा ये आंसर आ रहा है 0.9256। बेटा आपको तो 3 में देना आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.926। ये आपका आंसर है। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, जगह दी हुई थी, मुझे लगा जगह भी नहीं आगे। लेकिन ये आप इतने आराम से ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद क्या बात हो रही है? 80 competitors who took part in this Saturday's event are randomly selected। 80 लोग उठा लिए हैं। याद रखना, लोग डिस्क्रीट होते हैं। Use the suitable approximation to find the probability that more than 50 of the competitors had time less than 36। लेस देन 36। भाई लेस देन 36 की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.6। यानी कि पी अभी भी क्या है? 0.6। तो क्यू क्या हो गया? 0.4। देखो यार, अब बात यह है कि काउंट इतना बड़ा हो गया और बायनॉमियल है। लेकिन मसला ये होता है कि जब भी हमारा काउंट बढ़ जाता है तो हम डेटा को बायनॉमियल से नॉर्मल की तरफ मूव करते हैं। यानी कि आप एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यूस पे जाते हैं। उसके लिए आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा भाई। मीन कैसे निकलेगा? एनपी, विच इज 80 इंटू 0.6, विच इज 48। यानी ऑन एन एवरेज 48 लोग होंगे इन 80 में से जो इनको टाइम लग रहा होगा लेस देन 36। फिर आप निकालोगे वेरिएंस, which is NPQ, which is 80.6.4, 19.2। अब बेटा हमारा डेटा तो हो गया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मीन कॉमा वेरिएंस। लेकिन इन्होंने मांगा क्या था? मोर देन 50। आपको इतना पता है कि भाई हम लोग मूव हो रहे हैं बायनॉमियल से नॉर्मल, यानी कि हम मूव हो रहे हैं डिस्क्रीट से कंटिन्यूस। तो मुझे यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी करेक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन। बेटा जब भी ग्रेटर देन होता है तो हम प्लस करते हैं 0.5, ये रूल था। तो आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 50.5 पे चाहिए। तो इसकी एक आएगी करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या आती है? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि रूट ऑफ 19.2। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग ग्रेटर देन 50.5 माइनस 48 डिवाइड बाय रूट ऑफ 19।
0.2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ रही है जेड वैल्यू हमारी 0.5705 है, 1 कर दो, ये चाहिए। मीन था हमारा बेटा 48, 50.5 से आगे का चाहिए था, आगे का एरिया चाहिए था हमें। सही है। तो हमने इनकी जेड वैल्यूज निकाली। मीन पे जेड वैल्यू 0 थी और ये क्या आई है 0.571। अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग ग्रेटर देन 0.571, ये होती है बराबर 1 - 5 ऑफ 0.571 के। तो 1 - 5 ऑफ 0.571, 0.571। तो ये आ रहा है 7160, 0.7160। तो ये आ जाएगी क्या, 1 - 0.7160, तो ये आ जाता है 0.284। बेटा इसका आंसर भी यही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन 50.5। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि यार सर आप कैलकुलेटर से भी तो पिछली क्लासेस में करके दिखा रहे थे। दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। देखो मुझे इससे आगे का चाहिए ना, तो आपने क्या करा, मेन्यू 7, नॉर्मल सी डी, आगे का एरिया चाहिए नॉर्मल सी डी, 2 दबाया। लोअर क्या था 0.571, 1। अपर हम कह देते हैं यार इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसमें होता है 10,000 और -10,000, डायरेक्ट आगे का लिख दिया 10,000। आगे तक जाना है ना हमने। और मीन क्या होना चाहिए हमारा 0, स्टैंड डेविएशन 1, ये सेट हुई हुई है। इक्वल टू करोगे डायरेक्टली आगे का एरिया दे देगा 0.284। हमारा भी क्या आ रहा था 0.284। तो कैलकुलेटर से भी आपने करना डायरेक्टली सीख लिया। और यहाँ पे जाके बेटा हमारा ये वाला सवाल भी एंड हो गया है। अब हम बेटा मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ 20 म्यूजिशियंस देर आर 9 गिटारिस्ट, 6 पियानिस्ट एंड 5 ड्रमर्स। ठीक है भाई, 9 जी, 6 पी, 5 डी। चलो भाई आगे। 6 म्यूजिशियंस आर सेलेक्टेड, 6 टू बी सेलेक्टेड। 6 लोग भाई सेलेक्ट करने हैं हमने। ठीक है भाई, सिलेक्शन है, सिर्फ सिलेक्शन। अच्छा, फिर फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 6 म्यूजिशियंस कैन बी सेलेक्टेड इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 गिटारिस्ट। यानी गिटारिस्ट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी। ठीक है। एटमोस्ट 2 पियानिस्ट। अच्छा, पियानिस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एंड एग्जैक्टली 1 ड्रमर। अच्छा, 1 ड्रमर मस्ट है, तो गिटारिस्ट भी मैक्सिमम 5 हो सकते हैं जब पियानिस्ट 0 हो। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो एक काम करते हैं, देखो एग्जैक्टली 1 ड्रमर तो मस्ट है ना, तो ड्रमर डाल दो। 1 ड्रमर तो मस्ट है, डाल दिया भाई। अब एक काम करते हैं, 6 लोग चाहिए मुझे सेलेक्ट करना है। 3 गिटारिस्ट डालते हैं, एटलीस्ट गिटारिस्ट 3 का है ना। 1 ड्रमर के साथ 3 गिटारिस्ट, कितने हो गए 4। और 2 पियानिस्ट डाल दिए। एटमोस्ट 2 पियानिस्ट, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसको मैं अपने मैक्सिमम पे ले गया, 2 पी। और 1 ड्रमर तो मस्ट है ना यार। मैं एक काम करता हूँ, पियानिस्ट 1 कम कर देता हूँ। 6 तो हो रहा है काउंट पूरा। ड्रमर तो मस्ट है, तो मैंने 4 गिटारिस्ट कर दिए और 1 पियानिस्ट कर दिया। फिर एक काम ये भी हो सकता है कि भाई मैंने 1 ड्रमर तो मस्ट है, पियानिस्ट को 0 कर दिया, 5 गिटारिस्ट रख दिए और 0 पियानिस्ट रख दिए। पियानिस्ट एटमोस्ट थे, ज्यादा से ज्यादा। तो यानी कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। गिटारिस्ट एटलीस्ट 3 थे, कम अज कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 6 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एग्जैक्टली 1 ड्रमर लाजमी चाहिए हमें। चलो, अब इसके अलावा और कोई सिलेक्शन नहीं बनती है। अगर मैं कह दूं 1 ड्रमर है, तो बेटा 5 में से 1 ड्रमर आएगा, 5C1। 9 में से 3 गिटारिस्ट आएंगे, 9C3। बेटा 6 में से 2 पियानिस्ट आएंगे, 6C2।
भाई 5 में से एक ड्रमर, 5C1, 9C4, 6C1। बेटा 5C1, 9C5, 6C0। लिखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन लिख देते हैं आप। सिलेक्शन तो यहीं से हो रही है, तो बेटा 9C3 इंटू 6C2 इंटू 5। ये आ रहा है बेटा 6300। फिर बेटा 9C4 इंटू 6 इंटू 5, ये आ रहा है 3780। फिर 9C5 इंटू 5, तो ये आ गया बेटा 630। इन सबको आपने ऐड कर दिया, सिलेक्शंस के यही तरीके हैं बेटा। 630 प्लस 3780 प्लस 6300, तो बेटा ये आ रहा है 10710। आंसर खत्म हो गई कहानी। फिर उसके बाद अच्छा कुछ है ही नहीं, 4 नंबर भी दे दिए। गुड है। 3 bands will be selected from the original group of 20 musicians। यार इन 20 म्यूजिशियन में क्या थे? 9 गिटारिस्ट, 6 पियानिस्ट और 5 ड्रमर। पता नहीं ये यहाँ पे यूज हो भी रहा है कि नहीं, फिर भी डेटा लिख लेते हैं। अच्छा, ईच बैंड विल कंसिस्ट ऑफ 3 गिटारिस्ट। अच्छा, अभी एक बैंड की बात हो रही है। ईच बैंड विल कंसिस्ट ऑफ 3 गिटारिस्ट, 1 पियानिस्ट, 1 ड्रमर। यानी कि हर बैंड में 5 बंदे हैं। ठीक है, 5 बंदे ईच बैंड पर बैंड। ओके। नो म्यूजिशियन कैन बी इन मोर देन 1 बैंड, यानी कि एक बैंड में एक ही बंद म्यूजिशियन होगा। द फर्स्ट बैंड सेलेक्टेड विल प्ले एट अ कॉन्स्टेंट concert in France. The second band will selected will play in Italy, and the third band selected will play in Spain। ये देखो मरासी भी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए पढ़ा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दीज 3 bands कैन बी सेलेक्टेड। भाई हमने तो सिर्फ सेलेक्ट करना है, सही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग अगर पहला बैंड सेलेक्ट करते हैं, हम लोगों ने 9 गिटारिस्ट ने 3 गिटारिस्ट चाहिए। सेलेक्टिंग फर्स्ट बैंड, बेटा ये हो जाएगा, हम पहले 9 में से 3 गिटारिस्ट सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट बैंड के लिए। फिर बेटा 6 में से एक पियानिस्ट सेलेक्ट करेंगे, 6C1। फिर बेटा 5 में से एक ड्रमर सेलेक्ट करेंगे, 5C1। फिर हमारे पास दूसरा बैंड आया। अब हमारे पास जो गिटारिस्ट बचे होंगे वो 6 बचे होंगे। 6 में से 3 गिटारिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, 6C3। अब पियानिस्ट एक सेलेक्ट हो चुका है तो 5 बचे होंगे, 5C1। बेटा ड्रमर भी एक सेलेक्ट हो चुका है तो 4 बचे होंगे, तो 4C1। अब जहां तक थर्ड बैंड की बात है, बेटा हमारे पास गिटारिस्ट 3 ही बचे होंगे, तो तीनों के तीनों हमारे जाके आ गए बैंड 3 में। लेकिन हमारे पास जो बेटा पियानिस्ट है वो अब बचे हैं 4। 4 में से एक आ गया। और फिर जो ड्रमर है वो 3 बचे होंगे, 3 में से एक आ गया। तो बेटा इन सबको जरा ऐड करके देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। 9C3 इंटू 6 इंटू 5, 151, 9C3 टू 2520, 6C3 इंटू 20, 400 प्लस 3C3 1, 4 इंटू 3, सीधा सीधा 12। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है, अच्छा सॉरी बेटा ये एंड है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक छोटी सी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये एंड है। ये हमारे हर एक बैंड को वो कर रहे हैं ना। फर्स्ट वी सेलेक्टेड द फर्स्ट बैंड एंड द सेकंड एंड द थर्ड। तो बेटा ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है
2520 इंटू 400 इंटू 12। तो ये तो बेटा बहुत ज्यादा बड़े तरीके आ रहे हैं यार। 12096000। बेटा ये इसका आंसर आ गया। दैट्स इट भाई। अह, यानी कि मैं अगर इसको कहूं, बैंड ए एंड देन बैंड बी एंड देन बैंड सी, इसलिए बेटा ये मल्टीप्लाई होंगे, ऐड नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये वाला सवाल भी जाके हमारा एंड हो गया है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। और ये आखिरी सवाल क्या कह रहे हैं हमारा। अ बैग कंटेन 10 marbles ऑफ विच 4 are रेड, 6 are ब्लू। ठीक है भाई। 4 रेड 6 ब्लू। ओके, 4 marbles आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। यार ये देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट में सी यूज करते हैं हम लोग हमेशा। द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स सेलेक्टेड। जिंदगी में आसानी, शो दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दिस। यार देखो, आपको पता है, सीड यूज कर लो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। 4 रेड 6 ब्लू। सही है। अब आप कह रहे हैं कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 2 है, इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे पास 6 में से 2 ब्लू है। सही है। और हम लोग सेलेक्ट कितने मार्बल्स कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं 4। सही है, तो बाकी 2 आए होंगे रेड। तो 2 रेड का क्या मतलब है, बल्कि मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि, एक्स इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 2 रेड 2 ब्लू। सही है। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे कि बेटा 4 में से 2 रेड आ गए 4C2, 6 में से 2 ब्लू आ गए 6C2। टोटल सिलेक्शन करनी है 4 की, तो वो तो हो जाएगी 10C4। तो बेटा यही आंसर आएगा, 3/7। मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर देता हूँ आपकी मोहब्बत में। 4C2 इंटू 6C2 डिवाइड बाय 10C4। बेटा 3/7। ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। यार ऐसा हो सकता है एक भी ब्लू ना आए, एक आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 4 ब्लू हो। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती हैं। भाई मैंने कह दिया चारों रेड आ गए, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू 0। चारों रेड का क्या मतलब है, 4C4 अपॉन 10C4। 4 है ना रेड। 10C4 210, 1/210। भाई मैंने कह दिया एक रेड आए, 3 रेड आए और एक ब्लू आया, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 1। तो ये आ गया भाई 4C3 इंटू 6C1 अपॉन 10C4। अच्छा जी, 4C3 होता है 4, 4 6C1 6 होता है, डिवाइड बाई 210। तो ये आ रहा है 4/35। फिर मैंने कह दिया भाई 2 रेड हैं 2 ब्लू हैं, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। एक्स इज इक्वल टू 2, जो कि आया था पिछले पार्ट में, 3/7। फिर बेटा मैंने क्या कह दिया, एक रेड है 3 ब्लू हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो आ गया क्या, 4C1 6C3 अपॉन 10C4। 6C3 20 होता है भाई। हाँ, इंटू 4 डिवाइड बाई 210। तो ये आ रहा है बेटा 8/21। फिर बेटा मैंने कह दिया चारों ही ब्लू हैं, यानी कि एक्स बीइंग इक्वल टू 4। तो 6C4 अपॉन 10C4। 6C4 15 होता है वैसे, डिवाइड बाय 210, तो 1/14। बेटा अब टेबल बनाना है। एक्स की वैल्यूज क्या हैं, 0 से लेकर 4 तक। 0 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू एक्स, 0 पे क्या आई थी बेटा, 1/210।
वन पे क्या आई थी, 4/35। टू पे क्या आई है, 3/7। थ्री पे क्या आई है, 8/21। फोर पे क्या आई है, 1/14। अच्छा, जब भी मैं टेबल बनाता हूँ ना बेटा, मैं अपनी आसानी के लिए, वैसे तो ये आपका आंसर है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए प्रोबेबिलिटीज मैच कर लेता हूँ, वन के बराबर आ रही हैं कि नहीं। 1/14, इन्होंने कहा हुआ नहीं है, मैं ये लेकिन अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि कभी कभार होता है यार, गलती हो जाती है इंसान से, और मैं भी गलती कर सकता हूँ। 4/35 प्लस 1/210, वन आ रहा है बेटा, परफेक्ट। यानी कि आपका टेबल जो है ना, बिल्कुल सेट है, टेबल आ गया आपके पास। अब इन्होंने इसके बाद क्या कह दिया है, अच्छा बस यही था, पार्ट सी है, पार्ट सी आखिरी है, आखिर के 3 नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ द मार्बल्स चोजन आर ब्लू, गिवन दैट, गिवन यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ द मार्बल चोजन आर ब्लू, given that at least one red marble and at least one blue marble are chosen। बेटा गिवन कंडीशन क्या है कि कम से कम एक रेड और कम से कम एक ब्लू चूज किया हो, और बेटा आपके पास टोटल 2 ब्लू हो। तो यार इसमें आपके पास बेटा पता है क्या क्या कहानी बन जाएगी, ये तो थोड़ा सा लंबी कहानी बन रही है, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब आपसे तो गिवन कंडीशन तो डिनोमिनेटर में गई, क्या है भाई, कि वन रेड और वन ब्लू। तो आप पहले निकालो यार, बेटा कम से कम अगर एक रेड है, सही है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 ब्लू होंगे, 3 ब्लू, एक रेड। फिर अगर मैंने फर्ज करें बेटा, मैं कह दूंगा 2 रेड, 2 ब्लू, 2 रेड, ये भी आ जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरे पास सीधी कहानी क्या बने, 3 ब्लू, एक रेड, 2 ब्लू, 2 रेड, और फिर हमारी ये बन जाएगी ना बेटा, एक ब्लू, 3 रेड, ऑब्वियसली। तो अब इस पे हम लोग क्या कहानी करें, बेटा इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। निकाला हुआ तो है, 3 ब्लू एक रेड, 3 ब्लू एक रेड, 8/21, प्लस बेटा हमारा क्या है फिर, 2 ब्लू 2 रेड, ये आया था बेटा 3/7, ये आ गया बेटा 3/7। ये मैं गिवन कंडीशन में बात कर रहा हूँ। फिर एक ब्लू, 3 रेड, एक ब्लू, 4/35, 4/35। अब बेटा ये तो हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मार्बल्स आर ब्लू, कम से कम 2 ब्लू हो। यानी क्या है, 2 ब्लू भी हो सकते हैं, 3 ब्लू भी हो सकते हैं, और चारों ब्लू भी हो सकते हैं। तो हमारा जो इसका, चारों ब्लू लेकिन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इनमें से कम 2 ब्लू वाले कौन से हैं, कम से कम 2 ब्लू वाले ये हो गए, ये आ गए। तो बेटा आपके पास क्या आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ब्लू 1 रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू 2 रेड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। ये क्या आ रही है बेटा, 8/21 प्लस 3/7 अपॉन, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन मैं निकाल सकता हूँ, 8/21 प्लस 3/7 प्लस 4/35, दैट इज 97/105, 97/105। तो अब बेटा ये आ जाएगा आपके पास क्या, 8, अच्छा 8/21 प्लस 3/7, 17/21,
ओवर 97 ओवर 105 डिवाइडेड बाय 97 ओवर 105। बेटा आपका आंसर आ जाएगा 85/97। 85/97, दिस इज योर आंसर। सही है। पेपर हमारा यहाँ पे जाके एंड हो गया है। सिंपल सा सवाल था, कोई ऐसा मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो अब बेटा हम लोग अगला पेपर करेंगे, दैट विल बी मई जून 2025 पेपर 52। टिल देन, अल्लाह हाफिज।